ये है फ्रैंक पेरी, जिसे उम्र कैद की सजा मिली है और वो अपनी हताश निराश जिंदगी से समझौता कर चुका है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि एक दिन फ्रैंक अपने कमरे से निकलता है और सीधा उस जेल के सबसे खतरनाक कैदी रिज के कमरे की ओर बढ़ता है। उधर जेल के लॉन्ड्री रूम में 4 कैदी चुपचाप एक बड़ी योजना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने नाली के ढक्कन को हटाकर जमीन में एक सुरंग खोद डाली थी। एक एक कर वो सब उस सुरंग में उतरने लगे, लेकिन ब्री वहीं रुक गया, क्योंकि वो किसी का इंतजार कर रहा था, अपने खास दोस्त फ्रैंक पेरी का। असल में इस भागने की योजना का मास्टरमाइंड फ्रैंक ही था, पर ऐन वक्त पर उसकी जगह लेसी वहां आ गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ब्री ने भी मजबूरी में सुरंग में छलांग लगा दी, लेकिन जाते जाते वो अपनी टोपी वहीं भूल गया। लेकिन फ्रैंक खुद क्यों नहीं आया, और क्या वे सभी जेल से भाग पाए? तो इन सब की शुरुआत कुछ महीने पहले होती है, जब फ्रैंक जेल में एक आम कैदी की तरह जिंदगी बिता रहा था। उसका काम था लॉन्ड्री रूम में कपड़े धोना। उसकी बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने इसी जेल को अपनी दुनिया मान लिया था। वो अक्सर अकेले रहता और रिज जैसे खूंखार कैदियों से हमेशा दूरी बनाकर रखता। वक्त के साथ जेल में उसके कुछ दोस्त बन गए थे। एक दिन जब फ्रैंक अपने कमरे में लौटा तो देखा कि उसका साथी अपना सामान पैक कर रहा है। उसकी सजा खत्म हो चुकी थी और वो घर जाने वाला था। उधर बाकी कैदी नए कैदियों का स्वागत करने जमा थे, और इसके लिए सबसे ज्यादा खुश था टोनी, रिज का भाई, जो इतने सालों से जेल में था कि अब आदमी से प्यार करने में भी उसे कोई हिचक नहीं थी। टोनी की नजर टिक गई लेसी नाम के एक नए लड़के पर। कुछ देर बाद नए कैदियों को उनके कमरों में भेजा गया और लेसी फ्रैंक का नया रूममेट बना। लेसी ने उससे बात करने की कोशिश की, पर फ्रैंक ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसी शाम फ्रैंक को एक खत मिला। 14 साल से वो अपने परिवार को खत लिखता आ रहा था, इस उम्मीद में कि कभी तो उसकी बेटी जवाब देगी, लेकिन हर बार मायूसी ही मिली। और इस बार जो खत आया वो उसकी बीवी की तरफ से था। खत में लिखा था, तुम्हारी बेटी ड्रग ओवरडोज की वजह से अस्पताल में है और शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उस खत को पढ़ते ही फ्रैंक की जिंदगी जैसे थम सी गई। जिस बेटी के लिए वो 14 साल से आस लगाए बैठा था, वही मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। फ्रैंक एकदम बेसुध सा जेल की चर्च की ओर चल पड़ा। इतनी रात को उसकी हालत देखकर एक गार्ड ने बिना सवाल किए दरवाजा खोल दिया। फ्रैंक कन्फेशन बॉक्स में गया, जेब से वो खत निकाला और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, किसी भी हालत में अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना। अगली सुबह लॉन्ड्री में काम करते वक्त फ्रैंक की नजर वॉशिंग मशीन के पीछे लगी लोहे की जाली पर पड़ी। उसके ठीक ऊपर मोटे मोटे लोहे के पाइप्स थे, जो शायद जेल की बाहरी दीवारों तक जाते थे। यहीं से फ्रैंक के दिमाग में एक खतरनाक प्लान की शुरुआत हुई, जेल से भागने की। कुछ देर बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त ब्री से बातों बातों में पूछा, ये मशीनों के पीछे लगे एयर वेंट्स क्या सीवेज सिस्टम से जुड़े हैं? ब्री पहले तो हैरान रह गया, ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी फ्रैंक ने उसे वो खत दिखाया, जिसे पढ़ते ही ब्री सब समझ गया। अब फ्रैंक किसी भी हाल में निकलना चाहता था और उसके लिए उसे ब्री की मदद चाहिए थी। ब्री भी उम्र कैद की सजा काट रहा था और जेल के नीचे सुरंग खोदने का उसे अच्छा खासा तजुर्बा था। कभी पहले उसने खुद एक सुरंग बनाई थी, हालांकि तब वो बाहर नहीं निकल पाया था। थोड़ी सोच विचार के बाद ब्री ने आखिरकार हाँ कर दी। अब वो भी इस मिशन का हिस्सा बन गया। कुछ ही दिन बाद फ्रैंक ने एक और शख्स को इस प्लान में शामिल किया, लेनी एक खतरनाक बॉक्सर था जो उस वक्त तक पैरोल पर बाहर होना चाहिए था, लेकिन फ्रैंक के पुराने रूममेट ने ही उसकी मुखबरी कर दी थी, जिससे उसका पैरोल कैंसिल हो गया। अब वो अंदर था, गुस्से से भरा, बदले के लिए तड़पता हुआ। फ्रैंक जानता था लेनी औजारों का मास्टर है और ऐसे शख्स की उन्हें सख्त जरूरत थी। शुरू में लेनी ने मना किया, लेकिन थोड़ी बातचीत और चालाकी से फ्रैंक ने उसे भी मना लिया। अब टीम तैयार थी, फ्रैंक, ब्री, लेनी और 2 और साथी। वो सब मिलकर रोज एक टाइम पर मिलते, दिखावे के लिए कोई खेल खेलते और उसी दौरान अपने प्लान पर काम करते। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लॉन्ड्री रूम से होकर बाहर जाना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 सिक्योरिटी डोर पार करने थे। और यहीं पर फ्रैंक के पास एक और रास्ता भी था, एक सीक्रेट प्लान जो अभी किसी को नहीं बताया गया था। असल में जब फ्रैंक चर्च के कन्फेशन बॉक्स में गया था तो उसकी नजर वहां की दीवारों पर पड़ी। दीवारें बहुत ही पतली और हल्की थीं, और तभी उसके दिमाग में एक नया रास्ता कौंधा। फ्रैंक ने सोचा, अगर वो लोग इस कन्फेशन बॉक्स को ही तोड़कर लॉन्ड्री रूम में घुस जाएं, तो वहां से एयर वेंट्स के रास्ते सीधा ड्रेनेज सिस्टम में उतर सकते हैं और वहां से आजादी तक का रास्ता खुल सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था एयर वेंट्स पर लगी लोहे की मोटी प्लेट को काटना। उसी रात जैसे ही जेल की लाइट्स बंद हुई, फ्रैंक अपने मिशन पर लग गया। उसने अपने कमरे की पाइप्स को काटा, उन्हें एक खास पेंच से जोड़ दिया, जिसे वो एक कट्टर की तरह इस्तेमाल करने वाला था। फिर
फ्रैंक ने जेल के सबसे डरावने कैदी टूटन से मिलने का फैसला किया और लेनी की तरफ से उसे एक बॉक्सिंग मैच का चैलेंज दे डाला। असल में यह मैच सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि बाकी कैदी उसमें मशगूल रहे। इधर फ्रैंक और उसकी टीम का प्लान अब तेजी से आकार ले रहा था। अब उन्हें रास्ता अच्छे से समझ में आने लगा था। एयर वेंट से होकर ड्रेनेज सिस्टम, फिर एक नदी और फिर रेलवे स्टेशन। लेकिन एक खतरा अब भी उनके सामने था। रेलवे ट्रैक्स में बहता 650 वोल्ट्स का करंट। अगर सही टाइम पर वो ट्रैक पार नहीं कर पाए तो 1 सेकंड में सब खत्म हो सकता था। टीम ने तय किया 3 दिन बाद वो जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि टोनी यानी रिज का भाई ऊपर से उन्हें देख रहा था और उनके हाव भाव से ही समझ गया कि कुछ बड़ा पक रहा है। उसी रात जेल की कैंटीन में टूटन और लेनी का बॉक्सिंग मैच हुआ। सारे कैदी जमा हो गए थे। टूटन एक राक्षस की तरह लेनी पर टूट पड़ा, लेकिन जैसे ही लेनी को सही मौका मिला उसने टूटन के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारा और टूटन के मुंह से एक डायमंड का नकली दांत नीचे गिरा। लेनी ने फुर्ती से वो दांत उठाया और अपनी पाइप में जोड़ दिया। अब उसके पास वो कटर था जो लोहे की प्लेट काट सकता था। अगले दिन टोनी ने बाथरूम में फ्रैंक को रोका और सवालों की बौछार कर दी, लेकिन फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर टोनी ने साफ कहा, कल मैं तेरे कमरे में आऊंगा, दरवाजा खुला रखना। फ्रैंक ने जब ये बात अपनी टीम को बताई तो सबका चेहरा उतर गया। वो जानते थे कि रिज के भाई को वो छू भी नहीं सकते, लेकिन अगर टोनी ने किसी को बता दिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए फ्रैंक ने एक आखिरी कदम उठाने का फैसला लिया। एक और आदमी को टीम में शामिल करने का। नाम था विव बटिस्टा। बटिस्टा वो कैदी था जो जेल में सरकारी ड्रग डीलर के नाम से जाना जाता था। वो कैदियों को थोड़ी मात्रा में ड्रग देता था ताकि धीरे धीरे उनकी लत छुड़ाई जा सके। फ्रैंक ने बटिस्टा को एक ऑफर दिया, अगर वो टोनी को शांत करा दे तो फ्रैंक उसे भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। बटिस्टा तैयार हो गया। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो टोनी को हमेशा के लिए चुप करा सकता था। उसने खास जौहर मिलाकर एक ड्रग तैयार की और उसे लैब से चोरी छिपे निकालकर फ्रैंक के हवाले कर दिया। शाम का वक्त था। फ्रैंक थोड़ा घबराया हुआ अपने सेल में बैठा टोनी का इंतजार कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टोनी अकेला नहीं आया, उसके साथ उसका एक साथी भी था। जैसे ही टोनी अंदर आया उसने चुपचाप वो ड्रग वाला पैकेट अपने साथी को पकड़ा दिया और फिर टोनी ने एक बार फिर अपनी गंदी नजरें लेसी पर गड़ा दी। वो इस मौके का फायदा उठाने ही वाला था, पर लेसी कोई आम कैदी नहीं था। लेसी ने बगैर एक पल गंवाए टोनी को पीटना शुरू कर दिया, हर मुक्का जैसे उसके भीतर का गुस्सा निकाल रहा था। टोनी का साथी ये देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ, पर जाते जाते वो जहर वाला ड्रग्स का पैकेट साथ ले गया। उधर टोनी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वह ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जैसे ही वह सेल से निकला, लड़खड़ाया और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। टोनी की मौत की खबर जंगल में आग की तरह जेल में फैल गई। जैसे ही रिज ने यह सुना कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने तुरंत फ्रैंक को अपने सेल में बुलावा भेजा। उधर लेसी को सजा के तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। सभी जानते थे कि टोनी अपनी ही गंदी हरकतों की वजह से मारा गया, पर जेल का नियम यह था, जो जिंदा है वही कसूरवार माना जाता है। पर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। टोनी का साथी जिसने झरमिला ड्रग्स लिया था, वो भी तब तक दम तोड़ चुका था। अब रिज के लिए सच्चाई जानने का एक ही रास्ता था, फ्रैंक। और उसने उसी रात फ्रैंक को अपने सेल में बुलाया। पर उसी रात फ्रैंक और उसके साथियों ने जेल से भागने का आखिरी प्लान तैयार कर लिया था। हर कैदी अपने अपने काम में लग चुका था। कोई वेंट की तरफ बढ़ रहा था तो कोई सुरंग को साफ कर रहा था। इसी बीच फ्रैंक को गार्ड ने आकर बताया, तुमसे कोई मिलने आया है। उसकी पत्नी आई थी। वो एक बेहद डरावनी खबर लेकर आई थी, हमारी बेटी अब नहीं रही, वो सुबह ही हॉस्पिटल में दम तोड़ चुकी है। ये सुनते ही फ्रैंक जैसे अंदर से मर गया। जिस वजह से वो ये सब कर रहा था वो ही अब रही नहीं। भागने की कोई वजह, कोई मकसद अब बचा ही नहीं था। कुछ देर अकेले बैठकर आखिरकार फ्रैंक ने फैसला लिया, वो फिर भी भागेगा, क्योंकि अब वो उस जेल से नहीं अपने अतीत से भाग रहा था। थोड़ी देर से ही सही, फ्रैंक लॉन्ड्री रूम में बने उस गड्ढे में कूद गया और वहीं से हम वापस उस सीन पर लौटते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। एयर वेंट्स के पास सभी साथी मौजूद थे। लेनी ने अपनी बनाई हुई खास पाइप निकाली और उस लोहे की प्लेट को काटना शुरू कर दिया। प्लेट के हटते ही उनके सामने अंधेरा था। अब उन्हें घुटनों के बल रेंगते हुए उस ड्रेनेज सिस्टम से गुजरना था जहां से वो एक नदी तक पहुंचने वाले थे, और उस नदी के उस पार एक नई जिंदगी थी। कई मुश्किलों से जूझते हुए फ्रैंक और उसके साथी आखिरकार उस अंधेरे गंदे सुअर सिस्टम के आखिरी छोर तक पहुंच ही गए। लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे जमीन खिसक गई हो। उनके सामने एक मजबूत दीवार खड़ी थी जो शायद हाल ही में किसी ने बनाई थी। पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। पूरा प्लान, सारा ख्वाब एक पल में बर्बाद होता नजर आया। गुस्से से भरे लेनी ने अपना आपा खो दिया।
और लेसी को दीवार पर धक्का मारते हुए मुक्का जड़ दिया और वो मुक्का सीधे दीवार पर जा लगा। अगले ही पल दीवार का थोड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा। ये दीवार नई है, सबने मिलकर दीवार तोड़नी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने इतना बड़ा छेद बना दिया जिससे एक आदमी आसानी से निकल सकता था। ब्री, जो सुरंगों और खुदाई में माहिर था, सबसे पहले उस छेद में घुस गया और रास्ता साफ करने के लिए खुदाई करने लगा। लेकिन तभी एक डरावना हादसा हुआ। अचानक ऊपर से भारी मिट्टी गिरी और ब्री दब गया। फ्रैंक तुरंत घुटनों के बल नीचे बैठ गया और हाथों से खुदाई करने लगा। हर मुट्ठी में बस एक उम्मीद थी, ब्री को बचाने की। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे ब्री का हाथ मिला। ब्री बेहोश था पर जिंदा था। अब सभी लोग बारी बारी से ब्री को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक खाली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जो उनके प्लान का अगला स्टेप था। लेसी का पैर बुरी तरह घायल था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार सबको आगे बढ़ने के लिए कहता रहा। लेकिन तभी कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। पुलिस अब उनके बहुत पास थी। वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें अपने जख्मी साथी ब्री को पीछे छोड़ना पड़ा। अब उनके सामने एक छोटा सा तालाब था जो ज्यादा गहरा नहीं था, पर लेनी को तैरना नहीं आता था। फिर भी सभी ने मिलकर उसे संभाला। किसी तरह उस तालाब को पार किया और पहुंच गए रेलवे ट्रैक्स तक। पर कहानी ने एक और करवट ली। अचानक बटिस्टा का पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया और एक ट्रेन पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेनी, जिसे तैरना नहीं आता था, फिर भी बटिस्टा को बचाने के लिए ट्रैक पर झुक गया। पर किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया। बटिस्टा का पैर फंसा रहा और लेनी भी अब उस तेज रफ्तार ट्रेन के सामने था। सब कुछ एक पल में खामोश हो गया। अब सिर्फ फ्रैंक और लेसी बचे थे। दोनों ने ऐन वक्त पर ट्रेन से जान बचाई और तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने अपने कपड़े बदले, अपनी पहचान मिटाई और फिर आखिरी बार अलविदा कहा। अब फ्रैंक सीढ़ियों पर था जो उसे लंदन की सड़कों तक ले जा रही थी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, जब उसकी बेटी की मौत की खबर ने उसका दिल तोड़ दिया, तो उसने लेसी को अपनी जगह भागने को कहा। उसे हर एक डिटेल, हर एक स्टेप समझाकर भेजा और खुद रिज के कमरे की ओर बढ़ गया। फ्रैंक का मकसद सिर्फ एक था, वक्त खरीदना, ताकि उसके दोस्त आजाद हवा में सांस ले सकें। वो रिज से बहस करता रहा, बकवास करता रहा, ताकि गार्ड्स का ध्यान वहीं रहे। गुस्से में आकर रिज ने उसे चाकू मार दिया। कुछ ही देर में गार्ड्स भी वहां पहुंच गए। फ्रैंक जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, पर उसके दिमाग में वो लंदन की सड़कों पर था। अपनी बेटी को देख रहा था, हंसती, दौड़ती, जिंदा। शायद वो सपना था या शायद आखिरी ख्वाब। और बस यही मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह से सेंटा गायब हो गए, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।